नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराजा ललितपुर। मैं आपको आज बीएड प्रथम वर्ष के हिंदी टॉपिक भाषा की प्रकृति के बारे में चर्चा करूँगा। भाषा की प्रकृति के इससे पहले भी वीडियो बन चुके हैं। ये मैं भाषा की प्रकृति का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैं भाषा की प्रकृति के 7-8 पॉइंट बता चुका था। अब 9वां पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। भाषा, इसमें शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भाषा की प्रकृति। इसका 9वां पॉइंट है, सभी भाषाओं की एक भौगोलिक सीमा होती है। सभी भाषाओं की एक भौगोलिक सीमा होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जितनी भी भाषाएं हैं उसकी एक सीमा होती है। जैसे कि एक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, सीमित क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए बुंदेलखंड है तो इसमें बोली जाने वाली भाषा, उसका दायरा है, सीमा है, उसके अंदर ही उसे बोला जाता है। आप यहाँ चले जाइए, पूर्वांचल है तो उसकी भाषा का बोलने का जो दायरा है, जो सीमाएं हैं, वो भी सीमित हैं। जैसे कि आप चले जाइए किसी और प्रदेश में, तेलंगाना, साउथ इंडियन प्रदेशों में, तो वहाँ जो बोली जाने वाली भाषा है तो उनका अलग अलग उनकी सीमाएं हैं। केरल की अलग सीमा है, बिहार में अलग है, बांग्ला में अलग है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग सभी की सीमाएं हैं। तो कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की एक भौगोलिक सीमा होती है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा, ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा ही है, और भी भाषाएं हैं दुनिया में। जितनी भी 18 भाषाएं हैं अपने देश में, 18 भाषाएं, दुनिया में तो कई भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं की ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक सीमा से मतलब तात्पर्य ये है कि उनकी पहले से ही सीमाएं हैं। पहले मतलब पूर्व काल, प्राचीन काल से ही उसका प्रचलन चला आ रहा है वहाँ पे कि ये भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें थोड़ा कालांतर में थोड़ा परिवर्तन होके वो दूसरी भाषाएं बन गईं। फिर और कालांतर, समय बीता, आधुनिक काल में उसकी सीमाएं बढ़ी घटी या उनका थोड़ा सा रूपांतर हुआ, भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग आई और दूसरा रूप ले लिया। जैसे कि प्राचीन काल में अपने देश में संस्कृत भाषा ही थी, उससे कई भाषाओं का निर्माण हुआ। हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, सारी भाषाएं संस्कृत की ही जननी हैं। संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। अब आगे चलते हैं हम। इसमें देखेंगे भाषा की प्रगति और कैसी है। भाषा प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। इससे क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक भाषा की कैसी संरचना होनी चाहिए। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। दो भाषाओं का स्वरूप या
ढांचा एक सा नहीं हो सकता है। दो भाषाओं का स्वरूप या ढांचा एक सा नहीं हो सकता है। उनकी ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य या अर्थ आदि किसी भी स्तर पर अंतर अवश्य होगा। इनकी शब्द, वाक्य, ध्वनि, रूप या अर्थ में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। ऐसा नहीं कि इस भाषा का वाक्य ऐसा है तो दूसरी भाषा, जैसे हिंदी में लिखा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में जो लिखा जाता है वही पढ़ा नहीं जाता है। ऐसा उसमें नहीं होता है कि जो लिखा जा रहा है वही पढ़ा जाएगा और वही बोला जाएगा। जैसे कि नॉलेज, नाइफ, ये सारी वाक्य हैं, ये सारे शब्द हैं। इनमें नॉलेज में नॉलेज पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है के साइलेंट रहता है उसमें। ऐसी नाइफ में एन से पढ़ा जाता है लेकिन वो के उसमें साइलेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है। आगे आते हैं। अवश्य, आशा की धारा संभवतः कठिनता से कुशलता की, सफलता की ओर जाती है। आशा की धारा असंभवता, आशा की धारा संभवतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इस पॉइंट से क्या मतलब है कि इससे यह तात्पर्य है कि सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा की कठिनता से सरलता की ओर जाने की बात स्पष्ट है। तर्क है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है कि कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। मनुष्य जो है जन्मजात उसका स्वभाव रहा है कि कम से कम प्रयास से अधिक लाभ उठाया जाए। हर कोई सोचता है कि हमें कम प्रयास करना पड़े और हमें अधिक से अधिक उसका लाभ मिले। वैसे ही सभी भाषाओं के इतिहास से भाषा की कठिनता और सरलता, मतलब कठिन प्रयास न करके और हमें सरलता से कुछ चीज़ हासिल हो जाए, ऐसा सभी सोचते हैं। इसलिए ऐसा तर्क है। मनुष्य के जन्मजात स्वभाव रहता है कि वो कम परिश्रम करे और अधिक फल उसका मिल जाए। अगला पॉइंट है, प्रत्येक भाषा का स्पष्ट या अस्पष्ट एक मानक रूप होता है। जो भाषा है, जो जितनी भी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उनका स्पष्ट और स्पष्ट स्वरूप होता है। स्पष्ट या अस्पष्ट का एक मानक रूप होता है। जैसे कि हिंदी का मानक क्या है? देवनागरी लिपि। ऐसे ही हर भाषाएं की एक मानक रूप होता है जिसमें वो शुद्ध है, मतलब एक स्पष्ट है। तो इसमें भाषा के लिए अब समाज का होना आवश्यक है। समाज के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः भाषा एक सामाजिक संस्था है। भाषा एक सामाजिक संस्था है। यह व्यवस्था वाक्य के स्तर पर भी आवश्यक होती है। जैसे वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। यह वाक्य व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए, इस वाक्य व्यवस्था को बिगाड़ दिया जाए तो इसे कहा जाएगा कि गाना वह गाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये निरर्थक हो जाएगा। वह गाना वह गाएगा, तो ये कैसा? ये एक मानक नहीं है। ठीक है, तो इसको मानक में रहना चाहिए। तो क्या कहेंगे? पहले कर्ता रहेगा, फिर क्रिया रहेगी, फिर कर्म वगैरह आएंगे, तभी
भाषा का मानक रूप दिखाई देगा। क्रम से, एक सिस्टमेटिक क्रम से, ढंग से उसे सजाया जाएगा, तभी भाषा का मानक क्रम होगा। मानव स्वभाव की तरह भाषा का भी अपना एक स्वभाव होता है। उनका यह स्वभाव प्राकृतिक, भौगोलिक परिवेश, जीवन पद्धति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विकास आदि का अनुरूप बनता है और ढलता है। मतलब भाषा उसका अनुरूप बनता है और ढलता भी है। इसलिए भाषा एक सामाजिक संस्था है। इसको जैसा आप बनाएंगे वैसे ही बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।